Hi guys, I am Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's video, I am going to discuss with you a beautiful short story that is Dr. Heidegger's Experiment. And this story is written by Nathaniel Hawthorne, the American short story writer Nathaniel Hawthorne. तो जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हो, डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट, ये स्टोरी फुली इसी टाइटल के अराउंड घूमती रहती है। ये जो मेन कैरेक्टर है आपका स्टोरी का डॉक्टर हेडगर, और ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो स्टोरी इसी डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड है और वही एक एक्सपेरिमेंट इस पूरी स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन को और इसकी समरी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। So first of all, let's see the introduction of the writer. Then we will discuss the characters of the story and then we will discuss the summary of the story. Let's see. Nathaniel Hawthorne, American novelist and short story writer, who was a master of the allegorical and symbolic tale. Nathaniel Hawthorne अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और एक मास्टर है, या वो मास्टर है या उसको मास्टरी प्राप्त है या कमांड है उसका किसके ऊपर, एलेगोरिकल मतलब होता है बच्चों कि ऐसा वर्क जिसमें एलेगरी हो। एलेगरी का मतलब हो गया डबल मीनिंग हो, मतलब ऊपर की साइड से पढ़ने से एक अलग मीनिंग निकले, लेकिन अगर हम डीप थिंकिंग रखें या उसको डीपली देखें तो उसका अलग ही अर्थ निकले। एंड सिंबॉलिक टेल, तो एलेगोरिकल वर्क और सिंबॉलिक टेल मतलब कहानियाँ, स्टोरी, इनके काम में वो मास्टर था मतलब बहुत अच्छा कमांड था ऐसे वर्क्स पे। He was an American novelist, dark romantic and short story writer. अभी इसको हमने देखा ही है कि अमेरिकन नॉवलिस्ट था और रोमांटिक भी था, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। His works often focus on history, morality and religion. उसके मोस्टली वर्क्स किससे रिलेटेड होते थे? हिस्ट्री, मोरालिटी, मानव नैतिकता से, और रिलीजन, धर्म से। One of the greatest fiction writers in American literature. He is best known for the Scarlet Letter and the House of Seven Gables. वो one of the greatest fiction writer in American literature. अमेरिकन लिटरेचर के जो ग्रेटेस्ट फिक्शन राइटर है, फिक्शन मतलब मैंने लिटरेरी टर्म जब पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे स्टोरीज हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं हैं उनको फिक्शन कहते हैं। तो वो फिक्शन राइटर के जो राइटर्स थे या फिक्शन राइटिंग के जो राइटर्स थे या फिक्शनल वर्क्स के जो राइटर्स हुए उनमें से एक था और ग्रेट था, और वो मोस्टली किसके लिए जाना जाता है? अपने नॉवल स्कारलेट लेटर के लिए और हाउस ऑफ सेवन गैबल्स के लिए। ये जो स्टोरी है डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट स्टोरी बाय अमेरिकन ऑथर Nathaniel Hawthorne about a doctor who claims to have been sent water from the fountain of youth. ये जो स्टोरी है द डॉक्टर हेडगर्स एक्सपेरिमेंट, ये जो शॉर्ट स्टोरी है जो नथेनियल हॉथॉर्न के द्वारा लिखी गई है, इसमें वो डॉक्टर जो हेडगर डॉक्टर है वो इस बात का क्लेम करता है कि उसको भेजा गया है कुछ वाटर या थोड़ा सा जल, कहाँ से? फाउंटेन ऑफ यूथ, युवा अवस्था के फव्वारे से या युवा अवस्था के जो जल है, जो स्रोत है, वहाँ से उसको ये जल भेजा गया। मतलब ये जल युवा अवस्था को लेकर के आता है। ओरिजिनली पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1837, और ये 1837 में पब्लिश्ड हुआ था विदाउट एनी नेम। इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन हॉथॉर्न्स कलेक्शन ट्वाइस टोल्ड टेल्स ऑल्सो इन 1837। 1837 पे पहली बार ये बिना किसी नाम के पब्लिश हुआ। बाद में 1837 में ही
ये हॉथॉर्न के एक कलेक्शन था, स्टोरी कलेक्शन, जिसका नाम था ट्वाइस टोल्ड टेल्स। उसमें ये जा कर के वापस से पब्लिश हुआ या उसको वापस से पब्लिश किया गया। ओके, लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट वन है डॉक्टर हेडगर्स। ये सेंट्रल कैरेक्टर है या मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। एन एज्ड एंड वाइज फिजिशियन हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। जैसा कि अभी मैंने बताया, सेंट्रल फिगर है, प्रोटागोनिस्ट है, हीरो है स्टोरी का। ही हैज़ इंटरेस्ट इन बोथ साइंस एंड ऑकल्ट। उसको साइंस वगैरह में या साइंस और एक्सपेरिमेंट वगैरह में इसको कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। हिज रेकलेस एक्सपेरिमेंट किल्ड हिज फियंसे 50 years ago। उसका जो ये पागलपन वाला एक्सपेरिमेंट है या विदाउट एनी थिंकिंग जो एक्सपेरिमेंट वो करता रहता है, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी फियांसे जिससे वो शादी करना चाहता था, वो लगभग 50 साल पहले उसकी डेथ हो जाती है। मतलब उसने अपने एक्सपेरिमेंट को उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, दैट्स वाई ही डाइड, और इसी वजह से वो मर जाती है। एंड करेंटली ही इज़ टेस्टिंग वाटर फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ यूथ ऑन हिज फ्रेंड। और जो अभी प्रेजेंट में जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो इस स्टोरी में डिस्क्राइब है, जो इस एक्सपेरिमेंट की बात की गई है, वो एक एक्सपेरिमेंट है एक वाटर के ऊपर। और ऐसा कहा जाता है या ऐसा वो मानता है कि ये वाटर कहाँ से आया है, फाउंटेन ऑफ यूथ, मतलब युवा अवस्था के फव्वारे से पानी लाया गया है और वो इस पानी को अपने फ्रेंड्स के ऊपर अप्लाई करना चाहता है या उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है कॉलोनेल किलीग्रीव। कॉलोनेल किलीग्रीव जो है अ मैन हु थ्रू आउट हिज लाइफ हैड मेनी सेल्फ इंडल्जेंट सिंफुल प्लेजर। ये ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पूरी ज़िंदगी केवल अपने लिए ही जिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी था और बहुत ज़्यादा है सिंफुल प्लेजर, मतलब आनंद प्राप्त करने के लिए या आनंद के लिए बहुत सारे पाप करता रहा, मतलब अपनी खुशियों के लिए बहुत गलत काम किए इसने। थर्ड जो कैरेक्टर है इसमें वो है मिस्टर मैडबॉर्न। मैडबॉर्न जो है इज़ एन ओल्ड मैन हु वॉज फॉर्मली अ प्रॉस्परस मर्चेंट। ये अभी तो एक बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन बहुत सालों पहले वो एक प्रॉस्परस मर्चेंट था, एक समृद्ध व्यापारी था। बट लॉस्ट ऑल हिज मनी इन स्पेकुलेशन। लेकिन वो अपनी मनी को खोता गया किसमें, नीलामी में। मतलब वो बहुत सारी चीज़ों में जुआ वगैरह खेलने लग गया, जिसके चक्कर में उसकी मनी या उसकी जो संपत्ति है धीरे धीरे सब लॉस हो गई। अगला जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर गैस्कॉइंग। मिस्टर गैस्कॉइंग जो है इज़ एन एल्डरली मैन हु हैड बीन अ करप्ट पॉलिटिशियन इन हिज यूथ। ये एक क्या है, एल्डरली मैन, मतलब एक युवावस्था पार कर चुका हुआ व्यक्ति है, या अपनी ये कह सकते हो कि प्रौढ़ावस्था में जाने वाला व्यक्ति है। और ये पॉलिटिशियन था और बिल्कुल करप्ट था, मतलब एक करप्ट पॉलिटिशियन था अपने युवावस्था में। हिज कैरियर वॉज रूइंड बाई हिज करप्शन। और उसका कैरियर ही उसके करप्शन की वजह से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसमें वो है विडो विचर्ले। विडो विचर्ले एक लेडी है, ओल्ड लेडी है, हु हैड बीन ब्यूटीफुल इन हर यूथ, जो कि अपनी युवावस्था में बहुत सुंदर हुआ करती थी, एंड द सेंटर ऑफ सो मच स्कैंडल दैट शी वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम सोसाइटी। और सोसाइटी में बहुत सारे स्कैंडल का वो सेंट्रल फिगर थी, मतलब अपनी युवावस्था में ये थोड़ी मनमौजी टाइप की लेडी थी, और जिसकी वजह से पूरे समाज में तरह तरह के स्कैंडल्स, बहुत इसकी वजह से बहुत सारे लफड़े हुआ करते थे। मिस्टर मैडबॉर्न, कॉलोनेल और गैस्कॉइन, ये तीनों जो हैं, अभी ऊपर जो तीनों कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, डॉक्टर हेडगर को छोड़ करके बाकी जो 3 कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, ये तीनों उसके फॉर्मल लवर्स रह चुके हैं, मतलब पहले उसके प्रेमी रह चुके हैं। फ्रेंड थे तो फ्रेंड सर्किल में ये एक दूसरे से प्रेम करते थे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, जो लास्ट कैरेक्टर इस स्टोरी का, वो है सिल्विया वार्ड। सिल्विया वार्ड
अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर हेडगर ने अपने एक्सपेरिमेंट से अपने फियांसे खो दिया था या अपनी बिलेवेड को खो दिया था जिससे वो शादी करना चाहता था। तो ये सिल्विया वार्ड वही लेडी है जिससे वो प्रेम करता था और जिससे वो शादी करना चाहता था, और इसकी पेंटिंग अभी भी उसके स्टडी रूम में दीवार पे लटकी हुई। किसके स्टडी रूम में? डॉक्टर हेडगर्स के। शी वॉज सपोज टू मैरी डॉक्टर हेडगर्स बट डाइड द डे बिफोर देयर मैरिज। और वो शादी करने वाली थी किससे? डॉक्टर हेडगर से, लेकिन शादी के जस्ट एक दिन पहले उसकी डेथ हो जाती है। द रोज डॉक्टर हेडगर्स यूजेज इन हिज एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ ही रिसीव्ड फ्रॉम सिल्विया फॉर देयर वेडिंग। और जिस रोज़ को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करता है या जिस रोज़ को अपने एक्सपेरिमेंट में अपने फ्रेंड्स को दिखाता है, वो रोज़ ऐसा माना जाता है कि ये रोज़ जो है कि उसको सिल्विया के द्वारा दिया गया था शादी के टाइम पर। ओके बच्चों, तो ये मेन कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी के। अब हम इसके समरी को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपके सामने एक कैरेक्टर मैप होगा, जैसा कि आप देख ही रहोगे। इसमें जो सेंट्रल फिगर हो डॉक्टर हेडगर है और इसके आसपास में जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके फ्रेंड्स हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ ही लिया, तो अब चलिए इसके स्टोरी को डिस्कस करते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी बिगिंस विद डॉक्टर हेडगर्स इन्वाइटिंग 4 of his elderly friends to meet him in his workroom। जो स्टोरी स्टार्ट होती है तो कैसे स्टार्ट होती है कि डॉक्टर हेडगर ने अपने 4 पुराने मित्रों को इनवाइट किया है और उनसे वो मिलता है कहाँ? अपने वर्क रूम में या अपने स्टडी रूम में। द नरेटर नोट्स दैट दे वर ऑल melancholic old creatures who had been unfortunate in the life। जो नरेटर है स्टोरी का, वो देखता है कि वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो मेलंकलिक कैरेक्टर मतलब थोड़ी दुखी अवस्था में है, मतलब सारे किसी न किसी दुख में खोए हुए हैं और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं, मतलब बहुत दुर्भाग्यशाली रहे, मतलब सभी किसी न किसी चीज़ से दुर्भाग्य को देख चुके हैं या दुर्भाग्य का सामना कर चुके हैं। None of them had led happy lives and most of what they lost was because of their recklessness। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक हैप्पी लाइफ जिया हो, मतलब खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी जिया हो, और मोस्टली वो सारे के सारे कैरेक्टर जो अभी दुखी हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी और उनके दुख का कारण उनकी लापरवाही, उनकी बेवकूफ़ी ही है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनल Killigrew is suffering now from the many unhealthy choices he made during his youth। अब पहले एक एक करके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स किए हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आई हैं। कॉलोनल की बात कर रहा है तो वो अभी सफरिंग कर रहा है बहुत सारे हेल्दी इश्यूज़ को लेकर के, मतलब बहुत सारी बीमारियों को लेकर के। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो अपनी युवा अवस्था में था तो अपने खान पान पे और अपने शेड्यूल पे ज़्यादा उसने फोकस नहीं किया। द विडो विचर्लिंग, जो वो विडो लेडी है, जो विधवा है वहाँ पे, वो हैज़ बीन अ शट इन फॉर ईयर्स बिकॉज ऑफ र्यूमर्स स्प्रेड अबाउट हर। और वो अभी परेशान क्यों है? क्योंकि कई सालों तक वो स्कैंडल्स में बिजी थी और इसकी वजह से उसके लिए चारों तरफ र्यूमर्स फैल गया और उन रूमर्स की वजह से वो काफ़ी दुखी है। रूमर्स मतलब अफवाह। दो शी यूज टू बी परस्यूड बाय मेन ऑल द टाइम। बोलती है नरेटर क्या बताता है, ऑल दो वो हमेशा किसके द्वारा पीछा किया गई? परस्यूड मतलब उसके पीछे लगे रहते थे। कौन? मेन, मतलब अपने युवा अवस्था में वो इतनी सुंदर थी कि सभी लोग उसके पीछे लगे रहते, सभी व्यक्ति। तो अब देखिए स्टोरी को। Dr. Hedgers invites 4 elderly friends to participate in an experiment in his mysterious gloomy study। तो वो अपने 4 पुराने मित्रों को बुलाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, सहयोग देने के लिए। किसमें? उसके एक्सपेरिमेंट में। कैसा एक्सपेरिमेंट है? उसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मिस्टीरियस है, मतलब कोई समझ नहीं पता किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और ग्लूमी स्टडी और खोई हुई स्टडी या अनक्लियर स्टडी के बारे में।
he shows them a withered rose that he claims for is 55 years old. जब वो लोग आते हैं उसके पास उसके स्टडी रूम में, तो वो उनको एक गुलाब का फूल दिखाता है, जो गुलाब का फूल कैसा हो गया है, सूख गया है, विदर्ड, सूखा हुआ गुलाब का फूल दिखाता है और उनको बताता है कि ये रोज कितना पुराना है, 55 years old. He then displays a vase, a gift from an acquaintance that contain a generous quantity of sparkling water. और उसके बाद वो उनको एक जार दिखाता है, एक वेस दिखाता है, और जो कि उसके किसी एक्विटेंस मतलब किसी परिचित के द्वारा उसको गिफ्ट दिया गया है. एंड दिस वेस कंटेन्स, और इस वेस ने, इस जार में क्या है, पानी भरा हुआ है, स्पार्कलिंग वाटर, एक थोड़ा चमकदार पानी भरा हुआ है इसमें. और इस चमकदार पानी के लिए वो क्या कहता है हेडगर एक्सप्लेन्स दैट दिस बेविचिंग वाटर इज फ्रॉम द लेजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ नियर लेक मकाओ. वो उनको ये बताता है कि ये जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला, बेविचिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये जो पानी है जो इसमें भरा हुआ है, ये कहाँ से लाया गया है, लेजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ, युवावस्था के या युवा के फव्वारे से, युवावस्था के फव्वारे के, यौवन के फव्वारे से, जो कि कहाँ है, नियर मकाओ में, जो कि आज के टाइम में कहाँ है, लेक ओकनबी इन फ्लोरिडा, मतलब आज वो फ्लोरिडा में है. द वाटर वंडरसली causes the old rose to bloom again when it is dropped into it. और जैसे ही वो सूखा हुआ गुलाब जिसको उसने, एडगर ने उन लोगों को दिखाया था, उस सूखे हुए गुलाब को इस वाटर में उसने ड्रिप किया या डुबाया, तो इस वाटर ने एक वंडरफुल वो चेंज लेकर के आया उस गुलाब के फूल में, या इस वाटर ने एक चेंज क्रिएट किया, एक एक्साइटमेंट उन लोगों के लिए क्रिएट किया कि क्या वो जो गुलाब का फूल था सूखा हुआ, इट ब्लूम्स अगेन, ये वापस से खिल जाता है. हिज फ्रेंड्स डिमांडेड वाटर. इस चीज़ को देख करके उसके फ्रेंड्स इस बात पे बिलीव करने लग गए कि वास्तव में ये जो वाटर है ये युवावस्था लेकर के आएगा. उन्होंने डिमांड किया उस वाटर का. बट जो डॉक्टर हेडगर है उसने क्या किया, वॉर्न्स देम, उनको चेतावनी दी, बिफोर दे ड्रिंक टू थिंक अबाउट व्हाट दे हैव लर्नड इन देयर लाइव्स एंड टू यूज देयर विजडम टू गाइड देम इफ दे बिकम यंग अगेन. वो उनको वार्न करता है और ये कहता है कि पानी पीने से पहले आप लोग ये चीज़ रिमाइंड कर लो कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा है, और अपने ज़िंदगी में सीखे हुए अपने एक्सपीरियंस को, अपने बुद्धिमानी को जब आप युवा अवस्था में चले जाना तो वहाँ पर लोगों को सिखाना, ऐसा वो उन लोगों को कहता है. दे ड्रिंक द वाटर. उन लोगों ने उस वाटर को पी लिया जो डॉक्टर हेडगर ने उनको थोड़ा थोड़ा दिया था. द गेस्ट बिलीव दैट द रिजल्ट आर इमीडिएट. और गेस्ट ने क्या बिलीव किया, वो उसके दोस्तों ने क्या बिलीव किया कि जो रिजल्ट है ना वो इमीडिएट होने लग गया, मतलब वो इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ने लग गया. दे फील लाइटर विद कलर कमिंग बैक ऑन टू देयर चिक्स. और वो थोड़ा हल्का फील करने लग गए, और साथ ही साथ वो देख रहे थे कि उनके जो चिक्स हैं, उनके गालों के जो कलर हैं वो वापस से वो आने लग गए, मतलब दे आर ग्रोइंग इन यूथ एज, मतलब वो वापस से युवा अवस्था में आ रहे थे. फिर द विडो विचरली बेग्स डॉक्टर हेडगर्स फॉर मोर. वो जो विधवा थी जिसके बहुत सारे स्कैंडल्स थे, उसने डॉक्टर हेडगर से एक और शिप या एक और डोज मांग किया कि मुझे एक डोज और दे दो, क्योंकि वो और युवा अवस्था में जाना चाहती थी और युवा दिखना चाहती थी. फिर ही ओब्लाइज एंड दे सीम टू ग्रो यंगर एट लीस्ट टू देमसेल्व्स. और उसने उसके डिमांड को मान लिया और वो लोग एक दूसरे के लिए कैसे यंगर दिखने लग गए, मतलब वो युवा अवस्था में आ गए. दे आस्क इफ़ द इफेक्ट्स आर अ डेल्यूजन. उन्होंने कहा कि कहीं ये छलावा तो नहीं है, डेल्यूजन तो नहीं है कि युवा अवस्था वापस लौट आई हो. इट सीम्स एज इफ़ दे हैव रीच्ड मिडिल एज. ऐसा प्रतीत हो रहा है उन लोगों को जैसे कि वो अपने
एज के मिडिल हाफ में आ गए या अपने मिडिल एज में आ गए या युवावस्था के एज में आ गए हैं। कॉलोनेल रिमार्क्स हाउ स्टनिंग द विडो विचल्ली हैज़ बिकम। इसी समय कॉलोनेल जो एक भ्रष्ट व्यक्ति था वो उस विडो को देख करके, उस विधवा को देख के कहता है कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, कितनी आकर्षक दिखाई दे रही है। फिर क्या होता है, मिस्टर गैस्कॉइन बिगिंस टू रूमिनेट ऑन पॉलिटिकल टॉपिक्स। स्पीकिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड मेंस राइट, मिस्टर गैस्कॉइन जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन था, वो वापस से डींगे हाँकने लग गया, बढ़ बढ़ करके बोलने लग गया। किसके बारे में? पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर। और वो पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की बात करने लग गया, मेंस राइट, मानवों के अधिकारों की बात करने लग गया। कॉलोनेल सिंग्स अ ड्रिंकिंग सॉन्ग, और कॉलोनेल था वो एक सॉन्ग गाने लग गया। एंड मिस्टर मेडबर्न बिगिंस रनिंग नंबर्स, और मिस्टर मेडबर्न जो कि जुए में अपनी पूरी संपत्ति खो दिए थे, वो वापस से अपना नंबर लगाने लग गए। मतलब युवा अवस्था में आने के बाद वो लोग फिर से अपनी उन्हीं आदतों को रिपीट करने लग गए जिनकी वजह से वो बर्बाद हुए हैं। और द विडो विचल्ली एडमायर्स हरसेल्फ इन अ मिरर सर्चिंग फॉर इम्परफेक्शंस, और विडो विचल्ले जो युवा अवस्था में दिखाई दे रही थी या युवा अवस्था अपने आप में फील कर रही थी, और वो मिरर के सामने जाकर के खुद की तारीफ़ करने लग जाती है और बोलती है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। विद वन मोर ग्लास द ग्रुप बिकम्स यंग अगेन, और जैसे उनकी वो अवस्था ढलने लग जाती है तो वो लोग वापस से एक गिलास उस वाटर को पी लेते हैं और वापस से वो यंग हो जाते हैं। दे सेलिब्रेट बट लाफ एट देयर ओल्ड फैशन क्लोथिंग, वो नाच गा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वो अपने पुराने फैशन के या ओल्ड फैशन जो क्लोथ्स थे उनके ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि बुढ़ापे में जो उन लोगों ने पहन रखा था वो ओल्ड फैशन था। अब युवा अवस्था में आ गए तो वो उस पर हंस रहे हैं कि हम कितने पुराने कपड़े पहन रखे हैं। मॉकिंग देयर प्रीवियस ओल्ड एज, और वो अपने ओल्ड एज के ऊपर भी हंस रहे हैं। द विडो विचल्ले आस्क डॉक्टर हेडगर्स फॉर अ डांस, और वो जो विडो है, वो जो विधवा लेडी है, डॉक्टर हेडगर्स को डांस के लिए पूछती है कि आप मेरे साथ डांस करेंगे। ही सेज ही इज मच टू ओल्ड फॉर दैट बट पॉइंट्स हर टूवर्ड्स द सपोज्ड यंग मैन बिफोर हर। डॉक्टर हेडगर ने क्या कहा कि मैं आपके साथ डांस करने के लिए बहुत बुढ़ा हूँ, मतलब मैं आपके साथ डांस नहीं कर सकता, मेरे बजाय ये जो लोग हैं जो युवा दिखाई दे रहे हैं आप इनके साथ डांस कर लो। द मैन बिगेन टू फाइट अबाउट डांसिंग विद द विडो, और वो जो तीनों व्यक्ति थे वो उस लेडी के साथ डांस करने के लिए आपस में लड़ने लग गए। नाउ रेफरिंग टू हर एज क्लेरा, और उसको क्लेरा के रूप में संबोधित करने लग गए कि वो क्लेरा बहुत सुंदर लेडी है। दे ऑल बिगेन टू ट्राई वन ग्रास्पिंग हर हैंड, वो सब अपनी तरफ से कोशिश करने लग गए उसके साथ डांस करने के लिए। एक ने उसका हाथ पकड़ लिया, द अदर हर हेयर, दूसरे ने उसके बाल पकड़ लिए, एंड थर्ड विद हिज हैंड अराउंड हर वेस्ट, और तीसरे ने तो उसकी अपने कमर में अपना हाथ डाल दिया। शी अटेम्प्ट्स टू सेपरेट, और उस लेडी ने अपने आप को अलग करने की कोशिश किया, बट शी इज़ अनेबल टू, लेकिन वो असफल रही, मतलब अलग नहीं कर पाई खुद को। द मिरर इज रूमर्ड टू रिफ्लेक्ट देम इन देयर ओल्ड एज, और जल्दी ही मिरर ने उनको उनकी जो बुढ़ापे की अवस्था थी, जो ओल्ड एज थी, उसको वापस से दिखाया। मतलब वो उस पानी का जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। Yet they certainly feel young, they began grasping for each other's throat over a dance with Clara. यद्यपि वो लोग निश्चित रूप से क्या थे, यंग एज में आ गए थे, और क्लेरा के साथ डांस करने के लिए, उस लेडी के साथ डांस करने के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे। और उनके इसी लड़ाई में क्या होता है, इन द फाइट, उनके इस लड़ाई में द टेबल विद द वेस ऑफ वाटर इज नॉक्ड ओवर, और उनके इस लड़ाई में
जिस टेबल पे वो वेस रखा था, वो जो जार रखा था जिसमें वो पानी भरा हुआ है, वो नॉक्ड, टकरा जाता है और वो गिर करके टूट जाता है और पूरा का पूरा पानी जो है फैल जाता है। विद द वाटर लॉस्ट ऑन द फ्लोर अलॉन्ग विद द रोज, डॉक्टर हेडगर्स बेग देम टू स्टॉप। जैसे ही वो पानी फैल जाता है, डॉक्टर हेडगर उस रोज को लेकर के, जो पहले खिल गया था वापस से वो मुरझा गया है, उसको लेकर के उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि डोंट फाइट, स्टॉप, उनको रोकता है कि आप लड़ाई मत करो, रुक जाओ। फिर डॉक्टर हेडगर उनको रिमार्क करता है या उनको बताता है कि द रोज हैज़ बिगन टू विदर अगेन, कि ये रोज़ देखो, ये गुलाब देखो, वापस से ये मुरझाना स्टार्ट हो गया। ही कमेंट्स दैट ही इज स्टिल फॉन्ड ऑफ इट, बोलता है अभी भी मैं इसका आदी हूँ, मतलब इस रोज़ को अभी भी मैं पसंद करता हूँ। इवन एज इट डिकेज, यद्यपि यहाँ तक कि ये नष्ट हो गया है या इसकी सुंदरता खो गई है, फिर भी मैं इसको पसंद करता हूँ। द फीलिंग ऑफ यूथ इज स्नेच्ड अवे फ्रॉम द ग्रुप, और उनकी जो फीलिंग थी कि हम युवा अवस्था में हैं, वो धीरे धीरे क्या हो गया, स्नेच मतलब छीन ली गई या खो गई। इल्यूजन और नॉट, द गेस्ट फील देयर एज वंस अगेन, चाहे ये छलावा हो या नहीं हो, लेकिन वो जो ग्रुप था डॉक्टर के फ्रेंड्स का, उन्होंने अपने युवा अवस्था को एक बार वापस से फील किया था। डॉक्टर हेडगर कन्फर्म्स बट सेज ही डज नॉट मॉर्न द लॉस्ट वाटर, वो बोलता है कि मैं पानी के खोने पर दुखी नहीं हूँ। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द डेलिरियम द वाटर कॉज द ग्रुप, बोलता है वो ऐसे वाटर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता जो उसके ग्रुप में एक लड़ाई पैदा कर दे या उसके ग्रुप में एक मनमुटाव पैदा कर दे। लेकिन जिन लोगों ने उस वाटर को पिया था, उनकी क्या थिंकिंग थी? दोज हु ड्रैंक द वाटर डिसाइड टू मेक अ पिलग्रिमेज टू फ्लोरिडा टू कंटिन्यू टू ड्रिंक फ्रॉम द फाउंटेन फॉर एवर। लेकिन जिन्होंने उस पानी को पिया था, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी एक यात्रा स्टार्ट करेंगे, किधर की तरफ? फ्लोरिडा की तरफ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि ये जो फाउंटेन ऑफ यूथ है ये कहाँ है? फ्लोरिडा में है, और वो वहीं पे रहेंगे और हमेशा उस पानी को पीते रहेंगे ताकि वो हमेशा के लिए यंग एज में रहें या युवा अवस्था उनकी बनी रहे। तो बच्चों, ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो अमेरिकन राइटर के द्वारा लिखी गई है, और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार रिवाइज करके या एक बार इस स्टोरी को वापस से सुनना, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू योर माइंड या क्लियर टू यू। ओके बच्चों, सो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।